हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं वापस आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और आज के लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 का, जो हमने रिसेंटली ख़त्म करा है कल। अच्छा, अब पहले तो आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर, टेस्ट की बात करी थी आपने। देखो, टेस्ट के बारे में 2-3 मिनट की बात है, वो मैं एंड में करूँगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। ये रिवीजन लेक्चर और जो रेगुलर लेक्चर आप ले रहे हो, उसमें क्या फ़र्क है? वो भी तो रिवीजन बैच ही तो है। वो रिवीजन बैच नहीं है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है। उसमें आपकी कवरेज पूरी इन डेप्थ होगी, जैसे हमने कहानियाँ बना बना के, एग्जाम्पल्स रिलेट कर कर के, प्रैक्टिकल चीज़ों से जहाँ जहाँ नेसेसरी थी वहाँ वहाँ उनको रिलेट करके तब अपना समझा था सब कुछ। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं स्मार्ट नोट्स लेके सब कुछ फटाफट फटाफट कराता चलूँगा। इस चैप्टर के रिवीजन में हार्डली 25 to 30 मिनट्स लगने चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम ऑलरेडी पहले इतनी बार मल्टीपल रिवीजन्स कर चुके हैं कि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक बार मैंने आई गेस लेक्चर 3 के फर्स्ट पार्ट में उससे पहले का सारा रिवाइज़ करा दिया था, और उसके बाद भी जो क्लासेस लिए उसमें प्रीवियस क्लासेस का मैं रिवाइज़ करता चलता था। साथ ही साथ हर क्लास का क्लास के एंड में भी रिवाइज़ कराया मैंने। तो मल्टीपल रिवीजन्स हमारे हो चुके हैं। हमें कीवर्ड्स तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत घर पे पढ़ा भी होगा खुद से, तो याद हो ही गए होंगे कीवर्ड्स। अच्छा, अब सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। एक बार दोबारा से फ्लो बैठाएंगे चैप्टर का, ठीक है। एक बार मेरे को याद दिलाइए इस चैप्टर का फ्लो क्या था। ऑडिट, बेसिक बातें थी पहले, मीन्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आया था टॉपिक इंगेजमेंट वाला, इंगेजमेंट एश्योरेंस, इंगेजमेंट टाइप्स वगैरह। फिर बातें आई थी स्टैंडर्ड्स की, कि स्टैंडर्ड्स टाइप्स क्या, कितने स्टैंडर्ड्स हैं, नीड्स क्या है, और उसके लिए ड्यूटीज़। लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वालिटीज़ ऑफ वाटर। ये फ्लो था चैप्टर का। बिल्कुल जी, ठीक है। शुरू करते हैं सीधा अपने पहले टॉपिक से, जो कि है मीन्स ऑफ ऑडिट। सॉरी एवरीवन। हाँ, मीन्स ऑफ ऑडिट डेफिनेशन थी, बुक में भी डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। और इसी डेफिनेशन में से हमने 3 पॉइंट अपने बना लिए थे। फिर से वही चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। यहाँ पे अपने कीवर्ड क्या थे, क्या थे, क्या थे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पहला कीवर्ड था। दूसरा, एनी एंटिटी। यहाँ पे करेक्शन मैंने क्लास में करा दिया था, इधर भी कर लीजिएगा। एन एंटिटी नहीं है, ये एनी एंटिटी है, ठीक है ना। एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, एक सेकेंड। ओके, बेटर। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए हमने क्या बातें बताई थी? इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करा था। इंडिपेंडेंस मीन्स जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेज और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन। और क्या बताया था कि भाई इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर कुछ कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना आए, ठीक है, याद आ रहा है? ओके जी। फिर एनी एंटिटी, इसको लेके क्या बात थी भाई? हम बताएंगे कि एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। मतलब चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी हो, बिजनेस जैसे करते हैं, प्रॉफिट के लिए करा जाता है बिजनेस, या फिर एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसका कोई भी साइज हो। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज या लोकल स्वीट शॉप। लीगल फॉर्म, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म के अलावा सॉरी, फर्म, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी में मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, वो तक अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
लिफ्ट के बाहर प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन्स पे, ठीक है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट था एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। यहाँ पे दो बातें थी कि भाई एक्सप्रेस होता है ऑडिट रिपोर्ट में एज पर या इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, इतनी बातें थी। अच्छा, और इसके अलावा मैंने एडिशनली बोला था बहुत ज़्यादा लिखना हो तो इसके केस के लिए एग्जाम्पल, फादर सन वाला एग्जाम्पल लिया था ना कि फादर की एक फर्म थी जहाँ पे वो टेक्सटाइल बिजनेस करता था। फादर ने सन के यहाँ ऑडिट करने के लिए जाना सोचा, वो चीज़ गलत थी क्योंकि भाई वहाँ पे वो क्या नहीं था, इंडिपेंडेंट। उसका फादर सन रिलेशनशिप जो था उसकी वजह से उस पर इन्फ्लुएंस आता, जो चीज़ सही नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी एग्जाम्पल थे, यहाँ पे तो आप एग्जाम्पल अपने आप बना सकते हो। प्रॉफिट ओरिएंटेड कितने सारे पता है आपको, रिलायंस, टाइटन, जियो, सॉरी अमेजोन, जोमेटो, ये सब प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉफिट ओरिएंटेड। और नॉट, स्माइल फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, सलमान खान की है, सल्लू भाई की अपने, ठीक है। साइज, क्रोमा, विजय सेल्स, लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। लीगल फॉर्म कुछ भी हो, कंपनी, एक भी एग्जाम कोई भी एग्जांपल डाल दो, फर्म अपनी तरफ से नाम बना के डाल दो, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी तरफ से नाम बना के डाल दो, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ से यहाँ तक करना था पहला, ठीक है। क्या था, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड याद रखना, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अच्छा, अब यहाँ पे जिस बच्चे ने अच्छे से रिवाइज करा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा ध्यान से, उसको ये शॉर्ट फॉर्म से दिक्कत नहीं हो रही होगी, उसको ईज होगी, क्योंकि वो आगे नोट्स बनाएगा तो वो भी अपने नोट्स में ये इतना लिखने से काम चला लेगा, ठीक है ना जी। टेस्ट में ये सब नहीं लिखना, टेस्ट में पूरा लिखना है, ओके। और अगला था टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से वर्ड्स थे, याद करो याद करो, इसी में थे 4 पॉइंट्स, रीजनेबल एश्योरेंस, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और एरर, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एसे। ये 4 पॉइंट थे। रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में क्या था कि भाई 3-4 बातें थी ना इसके बारे में, याद करते हैं। एक, कि भाई ये हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस है बट नॉट गारंटी, गारंटी नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस से डिफरेंट है। ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस सेम चीज़ नहीं है, इक्वल नहीं, अलग अलग चीज़ है। तीसरी बात हमने लिखी थी, जो कि हमारा एक टॉपिक भी है, कि भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं आ सकती, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो कि हमारा टॉपिक है, ये रहा, ठीक है। याद आ गई 3 बातें, रीजनेबल एश्योरेंस रिलेटेड, ओके। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसमें क्या बातें लिखी थी, मैं याद दिला देता हूँ कि भाई मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 2 पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल है एक मिसस्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं है जो मिसस्टेटमेंट एक एंटिटी के लिए मटेरियल हो वो दूसरी के लिए भी हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल किसका लिया था, अडानी पोर्ट्स और लोकल स्वीट शॉप। अडानी पोर्ट्स में 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है, कोई एम्प्लॉय 2 लाख रुपए का फ्रॉड कर रहा है, तो मिस्टर गौतम अडानी उसके पीछे डंडा लेके नहीं भागेंगे। बट वही लोकल स्वीट शॉप जिसकी सेल्स ही 12 लाख है, उसमें एम्प्लॉय 2 लाख रुपए का फ्रॉड कर देता है, तो भाई उसका ओनर उसके पीछे चप्पल, डंडा, जूता जो हाथ में आएगा सब लेके भागेगा, ओके जी। तो मेन क्या था, एक अमाउंट या मिसस्टेटमेंट जो एक एंटिटी के लिए मटेरियल है वो दूसरी के लिए मटेरियल नहीं हो, ऐसा भी होता है ना। ओके, इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, सेम यही एग्जांपल डाल दो या अपना बना लो, ओके। फ्रॉड और एरर, भाई फ्रॉड और एरर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों में किसका फ़र्क है, इंटेंशन का। फ्रॉड इंटेंशनल, एरर अनइंटेंशनल। हेलो, ओके, माइक इज वर्किंग। एंड लास्ट, टू रिपोर्ट
रिपोर्ट के लिए ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्लेन करना भूल गया और ऐसे एक्सप्लेन करना भूल गया। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता थी हमारी, आउटकम ऑफ ऑडिट। ऐसे क्या होते थे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट होते हैं, एसएस। चलो जी, स्कोप ऑफ ऑडिट नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। दो बातें थी, क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। पहली चीज़, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट कवर करने। ये नहीं कि ऑडिटर जाए बोले मैं केवल इन्वेंट्री चेक करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं चेक करूँगा, मैं केवल लोन्स चेक करूँगा, एडवांसेस चेक नहीं करूँगा। भाई सब करना है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से अलग होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बनती है, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बिल्स वगैरह, एंड अदर इंफॉर्मेशन, है ना जी। ओके, तो सॉरी, यहाँ बात करते हैं क्या क्या इंक्लूड है ऑडिट में। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स के बाद रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फो, इस पे थे हम। तो दो लिखा हुआ है यहाँ पे, दो पॉइंट थे, इसका मतलब क्या दो पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट इसमें था कि ऑडिटर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी दोनों ही एग्जामिन करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी और अदर इंफॉर्मेशन की भी। अच्छा, दूसरी चीज़ थी ये कैसे करता है, हाउ। भाई इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग सिस्टम, इनको चेक करके, इनकी एग्जामिनेशन करके, ठीक है। एक सेकेंड, अकाउंटिंग सिस्टम और अपना इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करके चेक करता है ऑडिटर, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। अच्छा, अब बात करते हैं रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी वर्ड्स की। ये वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं थे, मैंने आपको बताए थे क्योंकि वो आगे चल के भी बताने पड़ेंगे मुझे। रिलायबिलिटी क्या है भाई, भरोसा है नहीं है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भरोसेमंद है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक लैंड है, उसके लिए, या लैंड रहने देते हैं, मैंने एक सेल करी है, उसके लिए मेरे को एंटिटी क्या कर रही है, एक बिल, एक पेपर पे फाड़ के अमाउंट, प्रोडक्ट, टोटल और दे दिया कि सर ये रहा बिल। क्या मैं इस पे रिलाई कर पाऊंगा, नहीं। वहीं पे वो मेरे को एक दूसरा बिल ला के दे रही है जो कि है ई वे बिल, जीएसटी का। क्या मैं उस पर रिलाई कर पाऊंगा, जी हाँ, बिल्कुल। तो जो एविडेंस भरोसेमंद होता है वो रिलायबल, यानी रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद है या नहीं। ओके, सफिशिएंसी, सफिशिएंट क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी है नहीं है, कि भाई कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे मैं एक एविडेंस से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। याद करो एग्जाम्पल पहले लेक्चर में दिया था, जहाँ पे मैंने दुनिया भर की चीज़ें मांग ली थी कंपनी से। क्या क्या मांगा था, बिल, गुड्स डिस्पैच नोट, परचेज बिल, फिर अपना ई वे बिल, उसका गुड्स, सॉरी, ट्रांसपोर्ट वाले का बिल, और अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एंट्री, है ना। सफिशिएंसी मतलब इनफ क्वांटिटी। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या था इस पॉइंट में, कि भाई ऑडिटर को प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक करना है। इसके अलावा तीन बातें और थी प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ साथ। स्टेट रिक्वायरमेंट देखो, जैसे कि कोई बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो देखो ही देखो। अच्छा, AS1 बताता है वो वाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखो, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अगर इसने बोला है कि भैया ये चीज़ है, एजिंग शेड्यूल अपना शो करो कि कौन से डेटर कितने पुराने हो गए, कौन से आपके क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से पैसा नहीं दिया है। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसे डिस्क्लोज करने को कह रहा है तो करना पड़ेगा। तो यानी कि स्टेट रिक्वायरमेंट्स देखो। अच्छा, और मैनेजमेंट जजमेंट लेती है, जी बिल्कुल। ये जजमेंट क्या हो सकती है, अनसर्टेन। वो पॉइंट हमें आगे यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल इतना देखें कि मैनेजमेंट जजमेंट है जो कि अनसर्टेन हो सकती है। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। इसमें दो चीज़ें इवेल्युएट करने को थी, क्या, कि भाई
सिलेक्शन, सही पॉलिसी सेलेक्ट करी नहीं करी। जैसे कि हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ कर रहे हैं WDV, लेकिन सूटेबल था SLM। सिलेक्शन सही है या नहीं, इवेल्युएट करेगा ऑडिटर। दूसरा, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, कंपनी ने पूरे साल वो पॉलिसी अप्लाई करी नहीं करी, ऐसा तो नहीं आधा साल कुछ आधे साल कुछ, ठीक है जी। पूरे साल कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, और अगर चेंज किया है तो प्रॉपर डिस्क्लोज करवाना चाहिए। चलिए जी, अच्छा ये तो हो गई क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ड्यूटीज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर। एग्जाम्पल याद करो, मैंने मशीन दिखाई थी कॉपर की, क्या आप में से कोई पहचान पाया था? ऑडिटर भी नहीं पहचान पाएगा भाई, वो भी हम में से CA लोग ही होते हैं ऑडिटर। ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, उसकी नॉलेज के बाहर की चीज़ें नहीं कर सकता। एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर को आप लैंड के पेपर ला के दो वो मान लेगा, वो उसको लेके रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएगा कि चेक कराओ मुझे, चेक कराओ। MCD ऑफिस में जाके चेक कर रहा है कि MCD टैक्स इसी नाम से पे हो रहा है नहीं हो रहा, उसको डॉक्यूमेंट दे दोगे वो मान लेगा सही है, जेन्युइननेस नहीं चेक करेगा। अच्छा, फिर था इन्वेस्टिगेशन। पहली चीज़, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट से अलग है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर दो लीगल पावर होती हैं, एक सर्च की, एक रिकॉर्डिंग ओथ। स्कोप इन्वेस्टिगेशन का कैसा? नैरो और स्पेसिफिक। ऑडिट का स्कोप कैसा? जनरल एंड ब्रॉड, क्योंकि ऑडिट होता है पूरे में। इन्वेस्टिगेशन एग्जाम्पल दिया था मैंने, तेलंगाना में आजकल चल रहा है फूड इंस्पेक्शन, लोग एक्सपायर्ड फूड बेच रहे थे, KFC तक को घेर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन, क्या क्या रीज़न थे? ये तो उंगली पे याद है यार, 5 चीज़ें थी, बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली करनी होती है ना? ओके, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब मैनेजमेंट उसके लिए क्या लेता है? जजमेंट लेता है। ये मैनेजमेंट जजमेंट क्या हो सकती है? अनसर्टेन। भाई मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट ने जजमेंट ली है जो कि अनसर्टेन हो सकती है। क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाएगा? नहीं, इसी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है। भाई मैं अपने काम की गारंटी ले सकता हूँ, मैनेजमेंट के काम की गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा जी, चलो सेकंड क्या था? नेचर ऑफ AP। AP कौन? ढिल्लो? नहीं, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, लेकिन इसकी दो लिमिटेशन है, एक लीगल और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन याद करो, सैम्पलिंग। भाई ऑडिटर पूरे साल की ट्रांजैक्शंस 1-2 महीने में चेक करता है, तो वो क्या करता है? सारी ट्रांजैक्शन चेक करने की जगह कुछ ट्रांजैक्शन चेक करता है, उसके बेसिस पे मान लेता है बाकी सारी ट्रांजैक्शन सही होंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने चेक करी वो सही हो, बाकी सारी गलत ही हो। क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन प्लेस ही इस तरीके से करी हो कि ऑडिटर के हाथ में केवल और केवल सही ट्रांजैक्शन है ना? ठीक है जी। चल, लीगल क्या होती थी? वही कि भाई इसके पास लीगल पावर ऑफ सर्च नहीं होती, वो मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो वो केवल अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देगा, फोर्स नहीं करेगा कि भाई लाओ दो कहीं से भी एविडेंस, मुझे नहीं पता ना, जेल में नहीं डाल देगा वो उनको इस बेसिस पे। ठीक है। तीसरा क्या था कि भाई नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, यहाँ का कंटेंट हम कहाँ से लेंगे? यहाँ का कंटेंट यहाँ से लो, ऊपर से, दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं, एक चीज़ को लन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? टाइमलीनेस ऑफ FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली करनी होती है। एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई मैंने
3 साल से ऑडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले और दूसरे साल क्या था, कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है जी। यहाँ पे कंपनी की सेल थी 100 करोड़, यहाँ पे हुई 110 करोड़, 120 करोड़, हर साल 10-10 करोड़ बढ़ रही थी। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों भाई, गवर्नमेंट कंसाइनमेंट था। चौथे साल कंसाइनमेंट टूट गया, कंपनी ने सेल दिखाई 130 करोड़। मेरे को पता ही नहीं था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन क्या थी कि कंपनी के पास कंसाइनमेंट है, इसीलिए ये सेल हर साल 10 करोड़ से बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा है सेल। मेरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की रही नहीं। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन यही थी ना कि भाई गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं रही, वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट ही नहीं रही। कंपनी फ्रॉड कर गई, उसने ज़बरदस्ती 130 करोड़ की सेल दिखा दी, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट क्या था, सॉरी, अगला और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, फ्यूचर इवेंट्स। मतलब भाई, मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया सब कुछ कंपनी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, ये वो, ब्ला 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 ब्ला। जितनी ज़्यादा उन्होंने फीस दी, मैंने उतनी ज़्यादा तारीफ लिख दी। अगले ही दिन अर्थक्वेक आ गया रिपोर्ट सबमिट करने के, लो, हो गया ब्राइट फ्यूचर। तो इसलिए फ्यूचर इवेंट्स हो सकते हैं, इसलिए ऑडिटर गारंटी नहीं लेता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता। चलो नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स। ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको याद करना कैसे बताया था मैंने, देखेंगे नहीं पहले। क्या बताया था मैंने कि भाई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद करो, कौन कौन होते हैं। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को लेके क्या पॉइंट था कि भाई शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है। शेयर होल्डर तो ओनर है, मैनेजमेंट डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व है, भाई वो चाहेगा ना एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो जो कि उनके काम को चेक करे, है ना, उसको एश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए ऑडिट उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करता है। दूसरा, क्रेडिटर्स या बैंकर्स या लेंडर्स, कुछ भी कह लो, ये लोग सही क्रेडिट डिसीजन ले पाए कि भाई पैसा देना ही नहीं देना। और कौन होता है, गवर्नमेंट, वो लोग सही टैक्स कंप्यूट कर पाए। अच्छा, चौथा, अपना एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट, इनके ऊपर मोरल चेक है कि भाई अगर हमने फ्रॉड करा तो ऑडिटर आके पकड़ लेगा। 4 पॉइंट ये थे, 3 पॉइंट और थे। 3 पॉइंट क्या थे, एक ऑब्जेक्टिव में से था कि भाई फ्रॉड या एरर या बोथ, इनको पकड़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। छठा पॉइंट क्या था, रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को। सातवां पॉइंट क्या था, ये जो यूज़र है इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि भाई क्वालिटी, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी होती है, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन होती है। आओ देखते हैं, वही लिखा है, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र बढ़ता है, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये एम्प्लॉयज़ वाला पॉइंट, ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट, लेंडर बैंकर वाला पॉइंट, डिटेक्ट फ्रॉड और एरर, रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल। इसमें दो बातें कि भाई ऑपरेटिंग है या नहीं इंटरनल कंट्रोल वो चेक करेगा, इफेक्टिव है या नहीं वो चेक करेगा। अच्छा, दोनों वर्ड को भी एक्सप्लेन करा है मैंने। ऑपरेटिंग मतलब कि भाई इंटरनल कंट्रोल काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और इफेक्टिवनेस मतलब काम तो कर रहा है, वो काम करने लायक है या नहीं, वो फ्रॉड और एरर डिटेक्ट कर भी सकता है या नहीं। ठीक है जी, याद आ गया। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक। फिर ये कुछ बेसिक टॉपिक थे, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने। क्या कि ऑडिट हमेशा मैंडेटरी नहीं होता। ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, ओनर करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं जनरली, ठीक है। कंपनीज के केस में बीओडी करता है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनीज एक्ट बोल देता है। अच्छा, ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है AR, इट इज सबमिटेड टू ओनर्स। एग्जाम्पल, फर्म के केस में पार्टनर को सबमिट होती है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर। ये जनरली होता है। कंपनीज अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG के पास जा सकती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट से पहले मैं क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या क्वालिटी होती थी एक ऑडिटर की, देखते हैं। इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था कि भाई बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो लिस्टेड थी। दूसरे पॉइंट में इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 11, अगला ही चैप्टर ले रहा हूँ मैं उसका। अच्छा, गुड बिजनेसमैन की क्वालिटी, ये गुड बिजनेस है, बिजनेसमैन था, मैंने करेक्शन कराया है इसका अपने नॉर्मल लेक्चर में, ठीक है। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब भाई तुम कहीं ऑडिट करने गए हो किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में, उस बंदे के सोल प्रोप्राइटर के फादर की डेथ हो गई, वो अपने फादर का क्रिमिनेशन करने में बिजी है, तुम कह रहे हो भाई एविडेंस ला, एविडेंस ला। एविडेंस तो नहीं, कुछ और जरूर दे देगा तुम्हें, ठीक है ना जी। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, इंसानियत हो यार। बेसिक ह्यूमन में क्या होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा ईमानदारी भी होनी चाहिए, तो ये क्वालिटीज़ चाहिए। नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो चेक करनी है तुमने, ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, याद करो, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट, ये जो CA वर्ड लगेगा आपके नाम के आगे, अकाउंटेंट तो बहुत हैं, ये जो एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा है ना, ये इसलिए लगा है कि आपको नॉलेज हट के होनी चाहिए अकाउंटिंग की, आप थोड़े हट के अकाउंटेंट हो, BCom वाले नहीं, हट के, ठीक है जी। अच्छा, BCom वाले बच्चे जो है डायरेक्ट एंट्री वाले, यार वो बुरा मत मानना इस चीज़ का प्लीज़, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पता चला कोई लपेट ले मेरे को। आगे बढ़ते हैं। टैक्टफुल होना चाहिए, टैक्टफुल अप्रोच मतलब शकुनी मामा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, तुम्हें देखते पहचान पहचान में आ जाए, कोई तुम्हारे सामने आके, लेट्स से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा था किसी एंटिटी के, ठीक है, पेज पलट रहा हूँ, जर्नल खोल लिया मैंने, फिर जर्नल पलटते जा रहा हूँ, पलटते जा रहा हूँ, एक पेज पे उसने एक फ्रॉडुलेंट एंट्री पास कर रखी थी। जैसी वो पेज आया ना, उसने बोला अरे सर आओ पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, वापस आया, वापस आया, उसने पेज पलट दिया था, मैंने देखा, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, मैं फिर से वही पेज खोलने लगा, उसने बोला अरे सर पिज़्ज़ा तो खा लिया, आओ एक एक सोडा मार के आते हैं। ठीक है जी, सोडा भी खा लिया, पी लिया। अरे सर थोड़ा वॉक भी कराते हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ जाना चाहिए ना मेरे को कि कुछ गड़बड़ है, तो ये टैक्टफुल माइंड होना चाहिए। अच्छा, कॉशियस, कॉशन रखना है मेरे को, मतलब हर पॉइंट सावधान रहे, सतर्क रहे। अनूप सोनी याद आ गए। फर्मनेस, प्यार से बात करनी आनी चाहिए, थोड़ा पुचकार के, मतलब मेरे को मैनेजमेंट के पास अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके नहीं बोलना कि चल वे चल छोटू लेजर निकाल, ये नहीं, और भैया कैसे हो, शर्ट अच्छी लग रही है, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार। और लेडीज़ को मत करना ये सब, ठीक है ना, पिट जाओगे। अगर मेल हो स्टाफ तो ही करना, शर्ट की तारीफ़ कर दो, स्मार्ट लग रहे हो सर, हेयर स्टाइल की तारीफ़ कर दो, लॉन्डो को और क्या चाहिए होता है, ठीक है, इतना कर दो, फिर मांगो, क्यों नहीं देगा तुम्हें, वो तुम्हें साथ में बैठ के खोल के चाय पिलाएगा, पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब दोबारा बना के देगा तुम्हें, तुम प्यार से बात तो करो, ठीक है। फिर गुड टेम्पर,
अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कुछ एविडेंस देने के लिए, ये नहीं कि उनके पीछे डंडा लेके भागना तुम्हें, नहीं, शांति से, गुड टेम्पर, हाइपर नहीं होना एकदम से, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन मतलब भाई अपने दिमाग से सोचो, दूसरे के दिमाग से मत चलो। तुम्हें अगर उसने बोल दिया कि सर आप हमारा क्लोजिंग स्टॉक मत चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक तो अच्छा है, नहीं, अपने आप मैं देखूंगा, मुझे मत बता, ठीक है। जजमेंट, जजमेंट लेनी आनी चाहिए यार, कितनी बार जजमेंट लेना पड़ेगा हमें, ऑडिट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जजमेंट ही लेना है, उसके बाद फीस लेनी है। जजमेंट लेना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब्र रखना है। क्लियर माइंड मतलब घर पे बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी ने चप्पल बजा दी, अब ऑडिटर इस माइंड से नहीं आएगा कि मैं कंपनी की बजा दूं, नहीं, क्लियर माइंड, घर पे जुआ घर पे रख, यहाँ पे आके न्यूट्रल माइंड से ऑडिट करो। लास्ट, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता था कि भाई इंडस्ट्री की नॉलेज रखो, तुम एयरटेल में जा रहे हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, अडानी पोर्ट्स पे जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं, मेरा क्लाइंट बन गया लेट्स से टाटा मोटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। फिर मेरा फिर मेरा क्लाइंट बन गया सैमसंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। ये थी क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, इंगेजमेंट पे। इंगेजमेंट में 3 बातें थी, फॉर्मल एग्रीमेंट है, ये कीवर्ड याद करो, कीवर्ड याद करो जल्दी जल्दी। फॉर्मल एग्रीमेंट है किसके बीच में, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। एक सेकेंड गाइस, अब ठीक है, ओके। तो इंगेजमेंट क्या था, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस, बस। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था क्लास में कि भाई ये इंगेजमेंट का जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है ना, ये आगे चल के क्या बन जाता है, इंगेजमेंट लेटर, जिसके अंदर सब चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई ऑडिटर ये चीज़ें चेक करेगा, ये स्कोप है उसकी इंगेजमेंट का, ठीक है। अच्छा, एश्योरेंस इंगेजमेंट, डायग्राम 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 से समझते हैं, सबसे बेस्ट समझ आएगा। कौन से लेक्चर में लिया था मैंने ये, आई गेस लेक्चर 3, इंगेजमेंट से डेफिनेशन लर्न करवाई थी मैंने। नहीं, इतना आगे नहीं था, पीछे रह गया। ये, हाँ, ये था, क्या था इंश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या था इंश्योरेंस एंगेजमेंट, कुछ नहीं है, इस डायग्राम में पूरा समेट रखा है। एक प्रैक्टिशनर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर, 3 पार्टी होती हैं। प्रैक्टिशनर इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चेकिंग करता है, किसकी, सब्जेक्ट मैटर की, और उस पर कंक्लूजन देता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है वो इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने खुद ही बनाया होता है ये, उनके ही काम का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा देंगे हम, उनको तो सब एग्जैक्ट पता है क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को रीड करते हैं, एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user other than responsible party। भाई रिस्पॉन्सिबल पार्टी का कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उन्होंने तो खुद ही प्रिपेयर करा है। अबाउट द आउटकम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, ओके, याद करो याद करो, ये सब्जेक्ट मैटर जो होता था इसको हम किससे कंपेयर करते थे, क्राइटेरिया से। एग्जाम्पल, जब हमें
सब्जेक्ट मैटर मिला है रिलेटेड टू इन्वेंट्री, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, AS2। रिलेटेड टू PPE, AS10। आ गया याद? ओके जी। इसमें एलिमेंट्स क्या थे? 3 एलिमेंट तो डेफिनेशन से निकल रहे थे। कौन से? 3 पार्टी थे, प्रैक्टिशनर, द पर्सन हु प्रोवाइड्स एश्योरेंस, intended user for whom assurance report is prepared, responsible party, the person who is responsible for preparing subject matter। अगले 2 पॉइंट क्या थे? सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जो कि प्रैक्टिशनर इवेल्युएट करता है। क्राइटेरिया क्या होता है? बेंचमार्क्स। एक वर्ड याद रखो, बेंचमार्क। क्या लिखना है? बेंचमार्क। याद आ गया? ओके। 2 पॉइंट और थे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। देखो, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट क्या होती है? आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। जिस तरीके से ऑडिट का आउटकम ऑडिट रिपोर्ट होता था, वैसी एश्योरेंस का आउटपुट रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं, अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगा के, ये बात लिखी थी यहाँ पे। लेकिन एक्स्ट्रा मैंने क्या कराया था? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटनेस, इनको एक्सप्लेन करा था, जो कि आगे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सफिशिएंट मतलब पहले भी एक्सप्लेन हो गया अभी इसी वीडियो में, क्या? इनफ क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस मतलब भाई रेलेवेंट हो। याद करो क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल, मेरे को चेक करना था कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख दिख रहा है, तो क्यों है? कंपनी ने मेरे को क्या ला के दिया? परचेज बिल। कंपनी ने मेरे को क्या ला के दिया? सेल्स बिल। कंपनी ने मेरे को क्या ला के दिया? लैंड के पेपर्स। कंपनी ने मेरे को क्या ला के दिया? कंपनी ने मेरे को ला के दिया, लेट्स से, और क्या देगी? गुड्स रिसीव नोट। और कंपनी ने क्या दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बुक्स का एक्सेस। भाई ये सब का मैं क्या करूं? ये सबसे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता लगेगा? वो जो एविडेंस आपने दिया वो रेलेवेंट है ही नहीं, वो एप्रोप्रिएट है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो मेरे पास एविडेंस एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट होने चाहिए। खत्म। चलो जी। फिर था अपना रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस। 3 डिफरेंस थे। हाई, अच्छा ऐसे नहीं, जैसा हमने पढ़ा था ना वैसे ही करते हैं रिवाइज इसको। 2 तरह के प्राणी होते हैं आज की जनरेशन में, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। इन पे ग्रीन फ्लैग वालों पे ट्रस्ट ज़्यादा, रेड फ्लैग वालों पे ट्रस्ट कम। ग्रीन फ्लैग वाले लोग हम पे एफर्ट मारते हैं ज़्यादा, ये एफर्ट मारते हैं कम। कंक्लूजन, अच्छा रिलेशनशिप का कंक्लूजन क्या होता है? शादी। यहाँ पे शादी के चांसेस रीजनेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं, रीजनेबल। यहाँ पे चांसेस कम शादी के, लिमिटेड चांसेस। ठीक है जी, वही पॉइंट्स यहाँ थे। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट अपना ग्रीन फ्लैग, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ज़्यादा ट्रस्ट। इन पे रेड फ्लैग लोगों पे कम, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये एफर्ट ज़्यादा, एफर्ट ऑडिट में किस चीज़ पे लगते हैं? ऑडिट प्रोसीजर पे। इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, फ्यूअर प्रोसीजर्स, कम एफर्ट। इसका एग्जांपल ऑडिट एंगेजमेंट, इसका एग्जांपल रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, शादी वाला पॉइंट से लेके ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला, इसको लेके क्या बात थी वो चीज़ मैं यहाँ पे डालना भूल गया था, अब लिख देता हूँ। क्लास में मैंने लिखवा दी थी। यहाँ पे कॉन्क्लूजन, यहाँ पे कॉन्क्लूजन रीजनेबल रहता है और यहाँ पे कॉन्क्लूजन लिमिटेड, क्योंकि ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है और ये रीजनेबल। एग्जाम्पल ऑडिट, रिव्यू। ठीक है, ओके। फिर हमने स्टैंडर्ड्स पढ़ते। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं यार? चीज़ों को गवर्न करते हैं, वो चीज़ों के लिए गाइडलाइंस देते हैं। हमारे सिलेबस में केवल 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 है, और एसेज तो बहुत सारे हैं, भर भर के। इसके अलावा ये 3 हमें और पढ़ने हैं, ये हमारी बुक में कहीं और नहीं है, सिलेबस में भी कहीं और नहीं है।
बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के जाते थे। आईसीएआई ने आरटीपी एमटीपी में पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन एसए एंड एसआरई। बताओ, इसका मतलब ये पेपर में भी आ सकता है कल को। तो हम पक्का करके चलते हैं इस चीज़ को और देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी ऑडिट पे लगते हैं। एसआरई क्या होते थे? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू पे लगते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएई, अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। देखो ये दोनों तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और होता था, याद करो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए भी तो एश्योरेंस एंगेजमेंट होती, तो ये उसके लिए लगेगा। एसआरएस सॉरी ऑडिट ऑफ या रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा अगर कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, यानी कि भाई मेरे को अपनी टीम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, मेरे को लगता है मेरी टीम कैश में गड़बड़ करती है, कैश चोरी कर लेती है, मैं अपने कैश की चेकिंग करा लूँगा। ये ना तो ऑडिट है, ना रिव्यू है, ना एश्योरेंस एंगेजमेंट है अदर, तो वो कहाँ कवर होगा? यहाँ पे। या फिर मेरे को बने हुए 3 महीना हुआ है कंपनी बनाए हुए, मेरे को लोन लेना पड़ गया, बैंक वालों ने बोला हमें चाहिए एएफएस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई हमारी 3 महीना हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से लाएं? अच्छा तो क्या करो, बैंक बोलता है आप किसी एक्सटर्नल ऑडिटर से चेकिंग करा लो और हमें डिक्लेरेशन दे दो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो कर रही है वो सही है, शो कर रही है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ओके है। तो वो कहाँ पे आएगा? ये 3 महीने का मैंने केवल चेकिंग कराया, तो कहाँ आया? एसआरएस। एसक्यूसी, ऑडिट फर्म जो है ना, ऑडिट फर्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। मैंने बताया था कि मैं एक सीए फर्म में हूँ, मेरी एक सीए फर्म है, भाई 10 क्लाइंट है मेरे, हो सकता है मैं पैसे के लिए 15 कर लूँ, और जो कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। मैं एक इंसान 15 क्लाइंट देख रहा है पर्सनली, उनका ऑडिट सबका एक साथ 1 महीने में करना है या 2 महीने में करना है, कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो एस क्यूसीज वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाते हैं, वो कुछ स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे काम करना है, और उससे क्या होगा? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अच्छा अब ये लगते किस पे हैं? ऑडिट पे भी लगते हैं, ये रिव्यू पे भी लगते हैं, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कोई एश्योरेंस और एंगेजमेंट हो रही है उस पर भी लगते हैं, और रिलेटेड सर्विस पे भी। यहाँ पे मैंने ऑडिट एंड रिव्यू लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है साथ में? प्लस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके लिए एश्योरेंस हो तब भी, प्लस रिलेटेड रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं उस पे भी SQC1 लगेगा। नीड फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्यों चाहिए भैया? बेंचमार्क विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबली जैसे ऑडिट हो रहे हैं, ग्लोबली जैसे काम चल रहा है, वैसा इंडिया में भी हो पाए। यूनिफॉर्मिटी, मेरे पास वही काम करा मैंने, 10 क्लाइंट कर लिए, ठीक है, 10 के 10 क्लाइंट पे एक तरीके से काम कर पाऊँ, सेम क्वालिटी सेम तरीके से। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक अलग ऑडिटर है, मैं अलग ऑडिटर हूँ, ठीक है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, वो अपने ऑडिटर का काम, सॉरी वो अपने क्लाइंट्स का काम और मैं अपने क्लाइंट्स का काम सेम पैरामीटर्स पे करूँ। हर कोई ऑडिट जो करने जा रहा है वो सेम पैरामीटर पे काम करे, इसके लिए स्टैंडर्ड्स चाहिए, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया था भाई? CBSE है, 2 स्कूल हैं, एक मेरा DPS अलीगढ़, एक DPS RK पुरम, दोनों में बुक्स सेम होंगी, करिकुलम सेम होगा, सिलेबस सेम होगा। क्यों? CBSE से एफिलिएट है। वैसे ही सब स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे ऑडिटर, सारे ऑडिटर ऐसे फॉलो करेंगे, तो सब जगह सेम काम होगा सेम तरीके से।
क्वालिटी ऑफ एफआर और क्वालिटी ऑफ ऑडिट दोनों ही इंक्रीज होती हैं स्टैंडर्ड से। क्यों? मैं इतने सारे क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ, एक आधा बात अगर माइंड से स्लिप हो गई, स्टैंडर्ड पढ़ूंगा, हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, इसके लिए क्या एग्जांपल दिया था भाई? मैं हूं सीए, ठीक है, सीए, मेरे पास एक नया नया बालक आया जो कि है मेरा आर्टिकल, है ना, अनपेड मजदूर बोल लो, कुछ भी कह लो। तो ये मेरा आर्टिकल था, इसको मैंने सीधे पहले दिन भेज दिया कि जा बेटा जा, ये एक छोटा सा क्लाइंट है मेरा, इसके यहाँ जा और जर्नल चेक करा सैम्पलिंग बेसिस पे। इसने कहा सर सैम्पलिंग वो क्या होता है? ये सब मुझे नहीं पता, तू आया है ना, चल जा काम कर, चुपचाप काम पे लग जा, 10 क्लाइंट है मेरे पास, निकाल दूंगा, भगा दूंगा। अब ये बेचारा फाइनल तक जाना है इसे, तो आर्टिकल शिप करनी पड़ेगी, ये बेचारा मान जाएगा। पहुंच गया क्लाइंट के यहाँ, अब क्या करे भाई? कुछ नहीं करना, इसको ऐसे 530 पढ़ना है, वहाँ से पता लग जाएगा सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्या अप्रोचेज हैं, किस क्या क्या मेथड्स हैं, क्या पैटर्न रहता है सैम्पलिंग प्रोसेस में, क्या पहले स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, सब पता लग जाएगा। तो यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉलेज और स्किल दोनों मिलती है। चलो जी, लास्ट टॉपिक पे आ जाओ। ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट विद इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड्स। याद कराता हूँ, देखो, बुक नोट्स कुछ नहीं देखने, ऐसी याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है भाई? चेक करेगा ऑडिटर, देखेगा कि सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो सकता, वो इनइफेक्टिव है, किसी एक स्टैंडर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट इनइफेक्टिव है, तो उसको क्या करना पड़ता है? डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। क्या दो चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती थी, याद करो। पहला, ऑल्टरनेट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म करा है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डार्क नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म करा वो, और रीजन फॉर डिपार्चर, ये दो चीज़ें चेक करता है वो, डॉक्यूमेंट करता है वो। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि आपने रीजन फॉर डिपार्चर डिस्क्लोज तो कर दिया, पर ये आपको एब्जॉल्व कर देगा कंप्लायंस से। मतलब कि अगर आपने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में भाई मैं ये वाले ऐसे की ये रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो कर पाया, तो क्या आपको कंप्लायंस करनी नहीं है? आपकी छुट्टी, छोड़ो, कंप्लायंस मत करो, नहीं। रीजन ऑफ डिपार्चर डिस्क्लोज करना डज नॉट एब्सॉल्व अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। चलो देखते हैं क्या लिखा है। स्टैंडर्ड फॉलो है, ये बात चेक कर लो, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड इनइफेक्टिव है, नहीं हो सकते, तो डॉक्यूमेंट करो क्या? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स और रीजन फॉर डिपार्चर। डिपार्चर अगर हुआ है, उसको डिस्क्लोज करना इज नॉट, डज नॉट एब्सॉल्व प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद एस। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन पूरा खत्म, ठीक है। शुरू में मैंने आपको 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे, और अभी 50 मिनट्स की वीडियो हो गई, यानी कि अराउंड 45 मिनट्स लगे हमको, ठीक है। अच्छा, अब आज आपको एक बार खुद से ये चैप्टर इतनी ही स्पीड में बोल बोल के, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आप इमेजिनेशन में किसी को पढ़ाने का ट्राई करिए, ठीक है, और इसी स्पीड से करिए। 1.5 घंटा ले लो, कोई बात नहीं, 2 घंटा ले लो, अभी जितनी बार कर लोगे ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उतना ही कम टाइम लगेगा। मेरे को ये चीज़ें 1.25 घंटे में ईजिली बोल सकता हूँ मैं, ये चीज़ें लिखना ना पड़े तो 20-25 मिनट का खेल है। मैं तो टारगेट 25 मिनट आधे घंटे का इसीलिए लेके आया था, क्योंकि
मेरे को इतना ही टाइम लगा था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने पढ़ के देखा कि ये कॉन्सेप्ट है, मैंने चार्ट नोट्स निकाले तो मेरे को लगा 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन लिखना भी था, समझाना भी था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बट खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं मेन, जो कि है टेस्ट की बातें। टेस्ट से रिलेटेड मेरे को क्या बातें करनी थी, क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी। देखिए टेस्ट आपका है 12 बजे 12 PM 7 तारीख से 12 PM 7 जून 2024 से आपका टेस्ट लाइव हो जाएगा। आप किसी भी दिन दे सकते हैं, आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हैं उस दिन दे दीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद भी दे दीजिए। अच्छा, अब देना कैसे है वो बात करते हैं। एक गूगल फॉर्म दिखेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल करना है। उसमें ना मैंने आपकी मेल आईडी मांगी है, वो मेल आईडी मेंशन करके फॉर्म सबमिट कर देना, सारी डिटेल्स भर के। आपके पास 1 से 2 दिन में टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा मेल पे, जो क्वेश्चन पेपर होगा। आपको वो जब भी टाइम लगे उसको बिना देखे, ठीक है ना, बिना देखे मेरे को सबमिट करना है। टेस्ट जो है सॉरी, आपका पेपर के पैटर्न पे है, यानी कि 4 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें, साथ ही साथ MCQ केस स्टडी बेस्ड भी है और जनरल MCQ भी है, ठीक है। 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, 20 डिस्क्रिप्टिव, 5 मार्क्स MCQ सब्जेक्टिव, ठीक है जी, ओके। अच्छा, 25 मार्क्स का अगर टेस्ट है, आपको क्या लगता है कितने टाइम में हो जाना चाहिए वो? देखिए, आपको जब भी ये निकालना हो ना कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, मतलब जितने भी मार्क्स का है उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो उतने मार्क्स को। क्यों? क्योंकि भाई हमें 1.8 मार्क्स, सॉरी 1.8 मिनट पर मार्क मिलता है पेपर में, तो यानी 25 मार्क्स के लिए आपको 45 मिनट्स लगने चाहिए पेपर देने में, टेस्ट देने में। तो आप 45 मिनट लगा के टेस्ट दो इसका, बिना देखे, ईमानदारी से, अपने लिए दे रहे हो, झूठ करो मतलब चीटिंग करके करोगे तो अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, ईमानदारी से दे रहे हो तो अपने लिए ईमानदारी है। इस टेस्ट को फिर आपको क्या करना है, मेल करना पड़ेगा CA*1111@gmail.com, ठीक है जी। इस मेल आईडी पे आपको इसको मेल कर देना है, आंसर शीट को अपनी। ये जो है आपको 2 से 3 डेज मैक्सिमम इसमें इवेल्युएट होके मिल जाएगा। अच्छा, अब ये 2-3 दिन में अगर आपको इवेल्युएट होके नहीं मिलता है ना, तो मे बी आपका मेल नीचे चला गया होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा। आपने क्या करना है ऐसे में, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आके मेरी कमेंट कर देना, या फिर एक बार इसी आईडी पे मेल फिर से कर देना। वैसे मैं मेल रेगुलरली चेक करता रहता हूँ, बट मे बी आपका मेल ज़्यादा नीचे चला जाए तो शायद ना दिखे, इसलिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक कमेंट कर दो कि सर मेल चेक कर लीजिए, मैंने टेस्ट दे रखा है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे। आई होप आप सब लोग टेस्ट देने के बाद वो लेक्चर ज्वाइन करें, बट अगर आप नहीं दे रहे हैं टेस्ट, मैं बता देता हूँ, आप इस बैच को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा इस बैच में टारगेट क्या है, मैंने शुरू से एक ही बात बोली है कि भाई
मेहनत जहाँ कम करनी थी ना वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने आपकी कवरेज 118 मार्क्स का पेपर आना है आपके पास, मैं आपको ऑलरेडी 80 टू 82 मार्क्स इतना प्रिपेयर करा के चल रहा हूँ। अब मैंने मेहनत आपकी ऑलरेडी कम कर दी है। इस 82 मार्क्स में भी अगर आप मेहनत कम करोगे तो फिर इस बैच का जो मोटो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड लक फॉर योर टेस्ट, अच्छे मार्क्स लाएं सब। और अगर आपको लगता है कि मैं उस टेस्ट के आंसर शीट्स को यहाँ पे लाके प्रेजेंट करूँ, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा उनके आंसर शीट को यहाँ पे प्रेजेंट करूँ, उसमें कमियाँ बताऊँ और बताऊँ कि किस किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें कमी रह जाती है आंसर में जनरली, तो उस चीज़ के लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं वो चीज़ भी आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल।